1-to-1 स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं जनाब साजिद खान। ये केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं। इन्होंने अपने कैरियर में केमिस्ट्री 1992 में अमरावती यूनिवर्सिटी से टॉप किया था। आइए हम उनसे बात करते हैं केमिस्ट्री को लेकर। स्टूडेंट्स आज एग्जामिनेशन आज रिजल्ट्स को फेस कर रहे हैं। रिजल्ट के बाद कैरियर को चूज करने जा रहे हैं। आइए हम केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है, हम केमिस्ट्री को लेकर बात करते हैं जनाब साजिद खान से। साजिद खान, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया। ये बताइए आप कामठी के रब्बानी जूनियर कॉलेज में जी लेक्चरर हैं। केमिस्ट्री एक साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रीम माना जाता है, तो आखिर केमिस्ट्री जो है ये क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है साइंस स्ट्रीम में? देखिए, जैसे 10th तक के बच्चों को कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वैसे ही 12th में केमिस्ट्री और फिजिक्स, इंग्लिश और लैंग्वेज के साथ में ये भी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आते हैं। जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं वो चाहे तो मैथ्स छोड़ सकते हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं वो चाहे तो बायो छोड़ सकते हैं, बट जनरली बच्चे सारे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते हैं। बट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये दो सब्जेक्ट्स हमेशा उनको हर एग्जाम के लिए, हर कैरियर के लिए इनके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। तो जब हम 12th कर लेते हैं हमारे यहाँ के बच्चे, तो जब वो इंट्रेंस एग्जाम के लिए जाते हैं तो मेडिकल लाइन के लिए वो NEET ये एग्जाम देते हैं। उसमें केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और जब वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैथ्स के साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स ये भी दोनों इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है। तो केमिस्ट्री हर स्ट्रीम में जरूरी है जी। और दोनों में उसका 1/3 पोर्शन जो है वो उसके जो मार्क्स है वो केमिस्ट्री के बेस पर ही रहते हैं। तो ये तो सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए हो गया, लेकिन अगर हम प्योर साइंस की बात करें, BSc, MSc, उसके बाद में रिसर्च, तो इसमें भी केमिस्ट्री जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि बच्चे केमिस्ट्री ऑप्ट करने के बाद, केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेने के बाद रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं जो अलग अलग होती हैं। पेंट इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल्स है और सीमेंट इंडस्ट्रीज है, मेडिसिन है। सब जगह के लिए केमिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जिन बच्चों को केमिस्ट्री से फोबिया होता है, केमिस्ट्री से दूर भागते हैं, जिस तरह से फिजिक्स और मैथ को किलर माना जाता है, किलर सब्जेक्ट्स है, तो उन बच्चों का, स्टूडेंट्स का फोबिया कैसे दूर किया जाता है? देखिए, किसी भी चीज़ का फोबिया अगर दूर करना है तो सबसे पहले हमें उससे जान पहचान बढ़ानी होगी और उससे डर निकालना होगा। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपके सामने कोई दुश्मन है तो उसका मुकाबला करने के 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। आइदर किल हिम, या तो उसको मार डालिए, और गेट एस्केप्ड, भाग जाइए छोड़कर, और मेक हिम अ फ्रेंड। तो ना हम केमिस्ट्री को किल कर सकते हैं, ना ही हम केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं। वी हैव ओनली वन ऑप्शन कि हमें उसको अपना दोस्त बनाना होगा। तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं तो हम ये पसंद करते हैं कि हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उसके लाइकिंग्स क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के भी कुछ है। यानी बच्चों को केमिस्ट्री में उन्हीं बच्चों को तकलीफ जाती है जिनका 10th लेवल तक कुछ बेसिक कमजोर रह गया। तो फिर जब वो 11th और 12th में आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। 10th तक के जैसा वो केमिस्ट्री पढ़ते थे और 11th 12th में जैसा पढ़ते हैं तो काफी फर्क है। तो जिनका बेसिक क्लियर है उनके लिए बहुत ही इजी है केमिस्ट्री जी। ये इसमें जो सिलेबस चेंज हुआ है महाराष्ट्र में, जो स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड की जो बात आती है, तो इसमें जो डिफिकल्टीज बच्चे फेस कर रहे हैं उसको कैसा दूर करते हैं आप, कैसा दूर कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि आज से 2 साल पहले तक महाराष्ट्र के और CBSE के सिलेबस में बहुत ज्यादा फर्क था। इसीलिए जब हमारे यहाँ के बच्चे नेशनल लेवल का एग्जाम दिया करते थे, चाहे कोई से भी एग्जाम हो, पहले IIT हुआ करते थे और जो जितने ऑल इंडिया PMT एग्जाम होते थे उसमें महाराष्ट्र के बच्चे पिछड़ जाते थे क्योंकि सिलेबस में काफी फर्क था। अभी ये फर्क नियर अबाउट मिटा दिया गया है। CBSE का सिलेबस और महाराष्ट्र का सिलेबस एक जैसा है। और अगर
ये कहेंगे तो कोई मुबालगा नहीं होगा कि सीबीएसई से भी थोड़ा सा बढ़कर केमिस्ट्री का सिलेबस अभी आ गया है। तो थोड़ी बच्चों पर बर्डन बढ़ा है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। देखने में एक बात आ रही है कि जो रूरल एरियाज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ डिफिकल्टीज हैं ये नया सिलेबस आने से, और अर्बन एरियाज में जो बहुत सारी अवेलेबिलिटीज हैं, गार्जियन भी बहुत अलर्ट हैं, बच्चे भी एक्टिव हैं, कुछ यहाँ वहाँ से क्लासेस कर लेते हैं, स्कूल में भी कुछ अच्छा होता है, उनको नेट की भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। तो अर्बन एरियाज के बच्चों को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है जितना मेरे ख्याल में रूरल एरियाज के बच्चों को नुकसान हुआ है। लेकिन ये नुकसान को हम ऐसे निगेटिविटी में नहीं लेंगे। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में भी कई लोगों ने जो बहुत अच्छी कामयाबी साबित किया है तो रूरल एरियाज के हैं जी। उसमें भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे चांसेस हैं। थोड़ी एक डिफिकल्टी है कि कभी कभी स्कूल का लेवल कुछ कमजोर होता है रूरल एरियाज में, खासतौर से मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम। तो वो बच्चे 11-12 में आने के बाद थोड़ी डिफिकल्टी महसूस करते हैं, चाहे वो शहर में आकर पढ़े या अपने गाँव में ही पढ़े जी। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अलग अलग स्ट्रीम्स फील्ड है इसकी। तो इसमें बच्चों के लिए आसान कौन सा पड़ता है? बच्चों का झुकाव इन केमिस्ट्री के इन ब्रांचेस में किस तरफ ज्यादा होता है? देखिए, जिन बच्चों को मैथ्स से ज्यादा इंटरेस्ट है और जिनका मैथ्स का वाला साइड स्ट्रांग है उनको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही इजी जाता है, क्योंकि उसमें डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उनको फिजिकल केमिस्ट्री इजी जाता है। और जिनका बायोलॉजी वाला साइड स्ट्रांग है उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ रिएक्शंस ही रिएक्शंस होती हैं, कार्बन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन के रिएक्शंस, उनके कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको इजी जाता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है जो समझ लोगे अदर देन कार्बन, सारे एलिमेंट्स की जो केमिस्ट्री उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो वो जनरली दोनों टाइप के बच्चे आराम से कर लेते हैं जी। साइंस स्ट्रीम के साथ साथ मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग के अलावा और केमिस्ट्री के जैसे और क्या क्या आगे कैरियर बना सकते हैं? आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस किस में केमिस्ट्री में कैरियर बनता है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि आफ्टर 12th जब आप साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं तो बच्चों को, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ये बात पता होगी कि एपीजे अब्दुल कलाम ने इंस्पायर नाम की एक स्कीम शुरू की है। उस इंस्पायर नाम की स्कीम में ये फैसिलिटी है कि जो हर स्टेट से, हर बोर्ड से जो बच्चे रिजल्ट जो क्वालिफाई होते हैं उन क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स में से टॉप 1% को प्लेन साइंस लेने के लिए 80,000 रुपीज पर ईयर ऐसी स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये स्कॉलरशिप चलती है 5 साल तक। यानी कोई बीएससी एमएससी करेगा तो उसको भी मिलेगी, या कोई इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री लेता है, जैसे मुंबई और पुणे बोर्ड में चलता है इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री, मींस दो स्टूडेंट्स स्टडी केमिस्ट्री फॉर 5 कंटिन्यूअस ईयर्स। उनको अदर सब्जेक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे 5 साल वाले बच्चे, या कोई हमारे जैसे नागपुर और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर बीएससी और एमएससी करता है तो उनको 5 साल वाले, तो इन बच्चों को 5 साल तक की 80,000 रुपीज का स्कॉलरशिप मिलता है। और जब बोर्ड के रिजल्ट स्कूल्स में आते हैं तो स्कूल में रिजल्ट के साथ साथ में उन बच्चों की लिस्ट भी आती है, दो स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दैट 1% और फॉर दैट इंस्पायर स्कीम। तो इसके पीछे जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो मकसद था वो ये था कि हमारे मुल्क का जो क्रीम है वो क्रीम सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहा है और कुछ बिजनेस फील्ड में जा रहा है। यानी हम वहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे फॉरेन कंट्रीज में हमारे यहाँ के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वगैरह, सब सही है, लेकिन हमारे यहाँ का जो क्रीम है, जो 12th के बाद में उनको लगता है कि ज्यादा प्रॉस्पेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग फील्ड में है तो इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाते हैं। साइंस को एज अ कैरियर नहीं ले रहे हैं लोग, तो साइंस को एज ए कैरियर लेते हैं। तो हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी जो एक्टिविटी है या अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो बच्चों का रुझान उस तरफ करने के लिए ये इंस्पायर स्कीम लाई गई है। तो उसमें होगा ये कि जब बच्चे एज ए केमिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट लेंगे और बीएससी और एमएससी जब करेंगे तो फिर उनके लिए बहुत सारे फील्ड्स ऐसे ओपन हो जाते हैं।
जैसे आपको इससे पहले बताया कि मेडिसिन में जा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, उसके बाद में फिर वो चाहे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करके सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। तो हर जगह केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है जी। एग्जाम्स के अलावा जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, उसके अलावा और भी जो एग्जाम्स आपने बताया नीट के और इंजीनियरिंग के जो एग्जाम्स होते हैं, उसका प्रिपरेशन कैसा स्टूडेंट्स को करना चाहिए? हाँ, देखिए अभी जब से ये सब इसी साल से इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए JEE आ गया, मेडिकल के लिए NEET आ गया, तो मैं ऐसे ही जब अपने दोस्तों से बात करता हूँ या जब किसी क्लासेस का हम सर्वे करते हैं या पता करते हैं, तो एक बात देखने में आ रही है कि इंजीनियरिंग फील्ड में तो जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते हैं वो उसी साल JEE में या MTCET में अच्छा क्वालिफाई कर लेते हैं और उनको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज मिल भी जाते हैं। उसकी एक और वजह यह है कि हमारे पास में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक बहुतायत है जी। नागपुर में और उसके अतराफ में हमारे पास में 58 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। एक कॉलेज में नियर अबाउट 5 स्ट्रीम्स ले लीजिए आप, एक स्ट्रीम में 60 to 100 स्टूडेंट्स लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो सारे बच्चों को एडमिशन मिल ही जाती है। लेकिन जब नीट के रिजल्ट्स आते हैं तो नीट के रिजल्ट्स में पिछले 4-5 सालों से, उसके पहले PMT हुआ करता था, तो PMT में भी जो टॉप के 90% या 85% स्कोर करने वाले बच्चे, उन्हीं को मेडिकल फील्ड में एडमिशन मिलती थी। कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है उसमें, तो उसमें ये देखने को मिल रहा था कि जो बच्चे 12th करने के बाद एक साल रिपीट करते हैं, वो एग्ज़ाम को दोबारा देते हैं या साल भर उसी एग्ज़ाम की पढ़ाई करते हैं, ऐसे बच्चे उसमें क्वालिफाई हो रहे हैं। इन्हें अगर हम क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स का पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि 25% स्टूडेंट्स अभी रेगुलर से आए हैं और 75% स्टूडेंट्स आर रिपीटर्स, बिकॉज थ्रू आउट द ईयर दे स्टडी ओनली 3 सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तो वो ज़्यादा अच्छा उसमें स्कोर कर लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये जो 25% आ रहे हैं, तो ये भी महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट है। जब ये 25% आ सकते हैं तो हमारे यहाँ के आज के प्रेजेंट के बच्चे क्यों नहीं आ सकते? रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि उनको जो 11th और 12th का जो सिलेबस है वो थ्रू आउट कंप्लीट करना है, पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक। बच्चों को क्या आजकल चाहिए होता है कि दे ऑप्ट और दे लाइक फॉर द शॉर्टकट्स, तो यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं चलते हैं। यहाँ पे आपको बुक की थॉरो स्टडी चाहिए, बुक की ही स्टडी चाहिए। केमिस्ट्री यानी 11th का केमिस्ट्री का फुल, 12th का केमिस्ट्री का फुल, तब मुझे नहीं लगता कि उनको किसी क्लास को भी ज्वाइन करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर उनको अपनी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं तो डिफ़िकल्टीज़ के लिए कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो बुक्स होती हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं या फिर नेट की मदद ले सकते हैं। वो अगर आज एक टॉपिक क्लिक करते हैं तो उसको उस टॉपिक के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे एक बच्चे ने टाइप किया रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन थोड़ी सी टफ है, जो कभी कभी क्लास में उतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाती है। जस्ट वो क्लिक करता है रीमर-टीमन रिएक्शन, तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बच्चे के सामने आ जाती है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट उसके लिए देना है। तो जो बच्चे हार्डवर्क करते हैं, जो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ देयर स्कूल और फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ देयर 11th स्टैंडर्ड जो रेगुलर रहते हैं, वो बिल्कुल रेगुलर में भी क्वालिफाई होते हैं और उनको उसी साल मेडिकल में इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है। लैंग्वेज को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, मराठी मीडियम है, उर्दू मीडियम है, साइंस के लिए बेहतर जो ऑप्शन होता है बच्चों के लिए, वो दूसरे मीडियम से जब इधर मेन स्ट्रीम में आने के लिए मेहनत करते हैं, तो वो किस तरह की डिफिकल्टी फेस करते हैं और वो डिफिकल्टीज को कैसे दूर किया जा सकता है? लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो होता है जी। एवरेज बच्चों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, उनके लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। मैं 20 साल से उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और पिछले 4 सालों से हमने उर्दू मीडियम के एक सेक्शन को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर लिया और अभी मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। तो उन 17 सालों में या 16 सालों में मैंने देखा है कि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स VNIT में एडमिशन लिए हैं, MBBS कई हो चुके हैं, लेकिन उनको वो प्रॉब्लम नहीं है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप खुद भी टॉपर हैं उर्दू मीडियम से? मैं भी उर्दू मीडियम से पढ़ा, 10th तक के उर्दू था जी। और लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप 11th-12th इंग्लिश से करिए, तो मैंने इंग्लिश से कर लिया था। लेकिन जब मैंने कामठी का एटमॉस्फेयर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि 12th वाले बच्चे जो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं वो भी कहीं पीछे नहीं है। बस बात यही है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, यानी जिनका
बुक के अलावा भी कुछ स्टडी होती है। जैसे 98 से हम लोग, मैं खुद अपनी केमिस्ट्री की बुक निकाल रहा हूँ जो पूरे महाराष्ट्र में चलती है। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि ये जो 12th की जो उर्दू मीडियम की बुक है जो मैंने निकाला है, या मेरे एक दो साथी और साथ में हैं, ये सिर्फ आपको HSC में अच्छा स्कोर करवा के दे सकती है। इट इज सफिशिएंट फॉर दैट, बट इफ यू वांट टू स्टडी एंड इफ यू वांट टू गेट मेक योर कैरियर इन engineering and medical field, or you have to study some higher chemistry, then you must study some English medium books also। यानी वो English medium books जो हैं उनको सपोर्ट करेगी, उनको आगे ले जाएगी। तो साइंस के जो टर्म्स हैं वो तो हमेशा इंग्लिश में ही होते हैं। अगर कोई उर्दू मीडियम का, चाहे बायोलॉजी का बुक हो या केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, अगर एक उर्दू का टॉपिक है तो साथ में इंग्लिश का सब टॉपिक रहता ही है। तो हम ग्लोसरी पहले याद करा लेते हैं। 8, 9, 10 जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ये मराठी हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए भी फिट होती है। हर बुक के पीछे लास्ट में इंग्लिश के, उनके मदर टंग के लैंग्वेज के सारे डिक्शनरी जैसे एक रहती है, वो सारे याद कर लें, फिर उनको कभी कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। यानी उन्होंने अगर कोई क्लास ज्वाइन नहीं भी किया तब भी वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। और जहां तक जब बच्चे किसी हायर स्टडीज में जाते हैं तो वहां तो कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किन के लिए, जो पढ़ना चाहते हैं, जो थोड़ा एवरेज स्टूडेंट, उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। और एवरेज प्रॉब्लम तो ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, तो जब वो इंग्लिश मीडियम से भी आ रहे हैं, चाहे वो कॉन्वेंट से आ रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो, तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए तो प्रॉब्लम सभी जगह रहती है। मीन्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। जी, जैसे अभी आपने तो कन्वर्ट किया, जैसे इंग्लिश मीडियम शुरू किया, लेकिन इससे पहले भी रब्बानी जो स्कूल है, कॉलेज है कामठी का, उससे काफ़ी बच्चे जो है मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में आज हिंदुस्तान में अपने उस शहर का, उस स्कूल का, कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। आप हमारे 1-to-1 स्कूप के स्टूडेंट्स को, ये दर्शकों को बताइए कि केमिस्ट्री में वो कैरियर कैसे बनाएं, आप अपने टिप्स दीजिए। जी जी, देखिए इस साल का एक एक्सपीरियंस देखे, फिर मैं बाद में आपको जो सर ने कहा वो बात बताता हूँ कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ से जो 86% रिजल्ट आया था 12th का, उसमें इंग्लिश मीडियम का एक सेक्शन है और उर्दू मीडियम के 3 सेक्शन हैं। तो इंग्लिश मीडियम के एक स्टूडेंट ने टॉप किया था और सेकंड टॉपर था उर्दू मीडियम का एक स्टूडेंट। तब भी वहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम वाले ने ही टॉप किया था। तो जो टॉप किया था उसने तो वो इंस्पायर स्कीम के तहत BSc में एडमिशन ले लिया और वो अभी BSc ही कर रहा है। लेकिन जो सेकंड स्टूडेंट था, जो उर्दू मीडियम से पढ़ा था, उसने सिर्फ 1 साल पढ़ाई किया और 1 साल पढ़ाई करके इस साल वो नीट में क्वालिफाई हो चुका है। मुजम्मिल नाम का वो क्वालिफाई हो चुका है। जब उर्दू मीडियम का स्टूडेंट भी नीट को क्वालिफाई कर रहा है, मैंने नेशनल लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा है, तो बस ये है कि उसको 1 साल थोड़ी मेहनत करना पड़ा। और जैसा ये हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि 1 साल तो कम से कम उनको नीट के लिए पढ़ाई करना ही पड़ता है। अब जो बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शन देना है तो वो यही कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए तो सिर्फ एक काम रह जाता है कि आप अपने कोर्स की स्टडी 100% करें, आप उसमें से कुछ भी ना छोड़ें। जहां कोई डिफिकल्टी आती है आप अपने कंसर्निंग टीचर से बिल्कुल पोलाइटली उनसे पूछें, और सपोज अगर आपको वहां सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा है तो उसी सब्जेक्ट के किसी दूसरे टीचर से पूछें। वो भी पॉसिबल नहीं है तो आपके पास सबसे बेहतर एक मीडियम अवेलेबल है, नेट। मैंने जैसे कहा कि आप एक वर्ड टाइप करिए, आपको उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेल्स में मिल जाएगी। और जो अदर मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अदर मीडियम के स्टूडेंट्स को पहला काम ये करना है कि 8, 9, 10 इसमें जितने ये ट्रांसलेशन होता है, जितना ग्लोसरी होती है, उसको अच्छी तरह से याद कर लें। और जब अपने वो उर्दू मीडियम की बुक भी अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें साथ में जितने इंग्लिश अल्टरनेटिव्स दिए रहते हैं उसको पूरी तरह से हम ध्यान में रखें। और जब तक कि आप सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल नहीं करेंगे, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर नहीं कर सकते। हमने पिछले कई सालों का रिजल्ट ऐसा देखा है कि ऐसा रेयर हुआ है या बहुत ही नहीं के बराबर हुआ है कि जिसका HSC में रिजल्ट अच्छा नहीं है लेकिन वो कॉम्पिटिटिव में अच्छा किया है। इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। आप पहले HSC में अपना बेस बनाइए, बाद में आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करिए, फिर आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया आपने। 1-to-1 स्कूप में आप देखते रहिए। एजुकेशन के इस कार्यक्रम में हम किसी और एक्सपर्ट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए 1-to-1 स्कूप।